If tau 1, tau 2, tau 3 and tau 4 are the magnetic torque acting on the bar magnet when it is kept at an angle of 30 degrees, 60 degree, 90 degree and 135 degree respectively with the direction of the magnetic field, then which among the following is correct? करेक्ट बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं सर टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास अगर 30 दिया है, 60 दिया है, 90 दिया है, 135 दिया है, ठीक है। 35 135 मतलब 45 समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उतना ही होता है, नेगेटिव साइन होता है, कोई बात नहीं। तो 90 में 1 हो जाएगा सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे √3/2 सेकेंड, टाउ 3 सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, फिर टाउ 2, फिर ये वाला हो जाएगा टाउ 4, फिर टाउ 1, टाउ 3, टाउ 2, टाउ 4, टाउ 1, फोर्थ ऑप्शन। चलिए, ओके। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम यूनिफॉर्मली, ठीक है। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टिल इट्स लेंथ डबल, है ना। अ कंडक्टर ऑफ 3 ohm is stretched uniformly till its length is double. The wire is now bent in the form of equilateral triangle. एक कंडक्टर को क्या किया हमने, L से 2L कर दिया, एक कंडक्टर को क्या कर दिया, L से 2L कर दिया। तो हम रेजिस्टेंस जानते हैं, रेजिस्टेंस जो होगा वो n² R हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा रेजिस्टेंस जो होता है वो ρL/A होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा जब स्ट्रेच करेंगे तो L के प्रोपोर्शनल होगा ना, तो लेंथ को डबल करने पे देखो रेजिस्टेंस जो होता है 4 गुना हो जाता है। एरिया जो होगा ना, ये इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, तो हमारे पास एरिया जो होगा वो कैसे होगा, एरिया इजकल टू, है ना, क्योंकि वहाँ पे एरिया हमारे पास कुछ बोला नहीं, तो एरिया को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो एरिया बराबर, है ना, वॉल्यूम बाई लेंथ, ठीक है। तो हमको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L² आएगा और ये रेजिस्टेंस इतना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो 3 ओम था ना, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल करने पर रेजिस्टेंस जो होगा उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल करने पर 4×3, ठीक है, 4×3 n² R डबल करने पे 4×3, ठीक है, 12 हो गया। अब इस वायर को हमने ट्रायंगल की शेप में बैंड कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका भी 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं, 4 4 4 4 4 4, क्योंकि 12 को हमको 3 हिस्से बांटने हैं, तो हमारे पास 4 4 4 मिलेगा ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, इन दोनों के बीच में हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। 4 4 होता है 8, 8×4/8 + 4 कितना होगा, 12, ठीक है ना। तो ये 1 जा, ये 3, तो 8/3 आ जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना, 8/3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो आगे हाँ ना, करेक्ट डायग्राम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हमारे पास क्या है, कंडीशन बताओ। तो कंडीशन हमारे पास जो होती है ना, ये प्राइमरी सर्किट हो गया, प्राइमरी सर्किट और जो सेकेंडरी सर्किट है ना, दोनों में पोलैरिटी का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है कि हमारे पास जो जो स्विच है ना, की या फिर स्विच जो होता है ना, उसको हमको रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में नहीं लगाना होता, सीरीज में लगाना होता है, सीरीज में लगाना होता है। और पहला चीज़ है सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी। तो यहाँ पे पोलैरिटी हमारे पास ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये तीसरे में सेम है और यहाँ पे भी डिफरेंट है, ठीक है। तो एक ही से काम चल गया अभी, तो यहाँ पे एक सेम हो गया, ओके। इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर, ठीक है ना। हमारे पास एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक कैपेसिटेंस दे दिया, एक इंडक्टेंस दे दिया, सबके क्रॉस वोल्टेज दे दिया है 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। मतलब हमने बोला VL बराबर VR बराबर VC = 10 वोल्ट, मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन है सर, ये रेजोनेंस का कंडीशन है, रेजोनेंस हो रहा होगा यहाँ पे। और रेजोनेंस पे जो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज कंजप्शन होता है वो किसके बराबर होता है, सोर्स के वोल्टेज के जितना, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया बोल रहा है सिस्टम, है ना, हमने क्या किया, इफ़ द कैपेसिटर इज रिमूव, अगर इस कैपेसिटर को हमने निकाल दिया, जब कैपेसिटर निकाल दिया तो हमको बोला है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अब इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये होगा ऐसे कि हमारे पास अब V पता चल गया हमको 10 वोल्ट होगा ये, ठीक है ना। तो हमारे पास अब बताओ जरा क्या होगा, तो सोर्स जो होगा ना, ये देखो अब जो होगा हमारे पास ये बराबर होगा, हमारे पास देखो दोनों में जो VR होगा ना वो VL दोनों में बराबर बटेगा, ठीक है, दोनों में बराबर बटेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सोर्स का होगा, सोर्स जो होगा ना, सोर्स का कितना दिया है 10, सोर्स तो चेंज होगा नहीं, तो 10 = 10 का स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है ना। तो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर = VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। हमारे पास VR बराबर VL है, तो मैं 10 का स्क्वायर = लिख सकता हूँ 2 × VL का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा, जब मैं अंडर रूट लूँगा तो 10/√2 इजिकल टू VL आएगा, 10/√2 इजिकल टू VL आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, चलो फाइंड द स्टडी स्टेट करंट थ्रू L1 इन द डायग्राम। स्टडी स्टेट करंट निकालना है L1 से, ठीक है। तो हम लिखते हैं सर, देखो हमारे पास एक कंडीशन ऐसा है कि कैपेसिटर होता है और एक हमारे पास है ना इंडक्टर होता है, ठीक है। तो t बराबर 0 पे देख लेता हूँ, t बराबर इन्फिनिट जिसको हम स्टडी स्टेट बोलते हैं, t बराबर इन्फिनिट को हम लोग स्टडी स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको स्टडी स्टेट बोल देते हैं, इसको स्टडी स्टेट बोलते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक इंडक्टर की दोनों का बिहेवियर, इसको स्टडी स्टेट भी बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना, ठीक है ना, भूलना मत, है ना। इन्फिनिट को स्टडी स्टेट बोलते हैं, बहुत ठीक है। तो हमने बोला जब t बराबर 0 है सर, t बराबर 0 है तो कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर जो होता है ना, वो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है t बराबर 0 पे। तो इसको मैं अलग अलग बनाता हूँ, है ना, कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ठीक है ना। यहाँ पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, यहाँ पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर यहाँ पे हो जाता है कनेक्टिंग वायर, ठीक है ना। और जब बहुत इनफाइनाइट समय आ जाएगा तो कैपेसिटर पूरा डब्बे से भर जाएगा, डब्बे भर जाएगा, डब्बे में खाली जगह नहीं बचेगी, तो अब यहाँ से करंट नहीं जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करेंगे इसी तरह कैपेसिटर हो गया। अब इंडक्टर की बात कर लेते हैं, t बराबर 0 पे, है ना। इंडक्टर की बात कर लेते हैं t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे इंडक्टर जो होता है ना वो ओपन सर्किट होता है, क्योंकि अभी जाने नहीं देगा। दोनों को उल्टा समझ लेना, ऐसे इसका इधर और इसका इधर, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर बन जाएगा। एक को याद रख लो, एक को उल्टा कर दो, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द स्टडी स्टेट करंट थ्रू L1, L1 से स्टडी स्टेट करंट निकालना है। स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, ये कनेक्टिंग वायर बन जाएंगे। और जब कनेक्टिंग वायर हो जाएगा तो जो करंट होगा ना, दोनों कनेक्टिंग वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो करंट हो जाएगा, जो करंट हो जाएगा वो करंट कितना होगा, ठीक है। मैंने जब स्विच को क्लोज कर दिया है, स्विच को क्लोज कर दिया है, ये कनेक्टिंग वायर बन चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट होगा, देखो हमारे पास करंट जो होगा वो I जो होगा ना इस पूरे सर्किट पे, वो कितना होगा, I बराबर V/R, V0/R हो जाएगा। लेकिन हमको इस ब्रांच पे निकालना है, L1 ब्रांच पे, जहाँ पे इंडक्टर L1 लगा हुआ है। तो वहाँ पे जो करंट आएगा ना, वहाँ पे जो करंट आएगा ना वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं V बराबर IR। और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों जो पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारे पास वोल्टेज सेम होगा। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R के बराबर यहाँ पे R किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे L के इक्विवेलेंट है। तो हम I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R L कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब I जो होगा ना, I1 L1 पे है ना, L1 पे करंट निकालना है। तो करंट जो L1 पे होगा वो ऊपर में लिखेंगे L2 और नीचे में लिखेंगे L1 प्लस L2 इंटू, है ना, नीचे में क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 इंटू ऊपर में लिखेंगे I0 की वैल्यू कितनी है, V0/R। ये हो जाएगा करंट किसमें, इस L1 वाले ब्रांच पे, L1 वाले ब्रांच पे। तो क्योंकि हमने L1 वाले ब्रांच पे ऊपर में L2 लिखना है, क्योंकि इन्वर्स है दोनों, ठीक है ना। तो ऊपर में L2 ये रहा, ओके। चार्ज आर प्लेस्ड एट अ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैज shown in the diagram. If charge at A and B are interchanged with C and D respectively, then हमने बोला यहाँ पे चार्ज को उल्टा कर दिया, या तो डायरेक्शन, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऊपर उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड तो उल्टा होना नहीं है ना, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। पहले नीचे की तरफ था, क्योंकि नेगेटिव के टूवर्ड है ना, नेगेटिव के टूवर्ड तो नेट इधर आता है ना। लेकिन जब उल्टा कर दिया तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था ना पहले, तो यहाँ पे अब ये खींचने लगेंगे नेगेटिव वाले, तो यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा ना। तो डायरेक्शन इज रिवर्स, ठीक है ना, डायरेक्शन इज रिवर्स, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओनली डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर विल चेंज। ये रहा सी ऑप्शन। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज। एक फिक्स चार्ज है, बिल्कुल इसको हम फिक्स कर दिया, और उसके साथ में 1 मीटर दूर, उसके 1 मीटर दूर हमारे पास क्या है, एक दूसरा चार्ज है, इसका मास दे दिया 2 ग्राम, इसका मास है 2 ग्राम और इसका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, और इसका भी 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। ओके, द पार्टिकल आर रिलीज, इट विल रिपेल, ठीक है ना। ये रिपेल हो रहा है मतलब ये दूर जाएगा, ये वाला पार्टिकल, ये जो मूव करेगा नहीं, ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, इसीलिए मूव करेगा नहीं, ये मूव करेगा दूर जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, ये मूव करेगा, कहाँ जाएगा, मूव करेगा, दूर जाएगा, ठीक है। ओके, ये दूर जाएगा, मूव करेगा, ये दूर जाएगा, मूव करेगा। तो हमको बोला है यहाँ पे जब ये डिस्टेंस कितना चला गया, 10 मीटर दूर चला गया, तो हमको बताओ जरा क्या बोला है। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज, ठीक है। जब ये 10 मीटर दूर चला गया फिक्स चार्ज से, तो अब उसका क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना, वो किसके बराबर होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे यू फाइनल निकालता हूँ मैं। यू फाइनल जब यहाँ पे चला जाएगा तो -K
Q1 Q2 बाई 10 और U इनिशियल कितना हो जाएगा, चार्ज तो वही है ना, तो Q1 Q2 बाई 1, जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल माइनस के Q1 Q2 बाई 10 माइनस माइनस प्लस के Q1 Q2, तो 10 प्लस 10 माइनस के Q1 Q2 प्लस 10, यहाँ पे लिखते हैं हमने बोला, ठीक है। तो डेल्टा यू जो होगा, डेल्टा यू जो होगा वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, ठीक है। तो हमने बोला यू फाइनल कितना आया, माइनस के Q1 Q2 बाई 10 माइनस माइनस के इनिशियली था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतना, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, ये माइनस Q1 Q2 बाई 10, जब एलसीएम ले लूँगा तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस में भी 10 Q1 Q2, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 बाई 10 के Q1 Q2 आएगा हमारे पास, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब गेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वी निकालना है हमने को, तो वी बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 2 इंटू 9 बाई 10 इंटू एम इंटू के की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 माइक्रो में 10 टू द पावर माइनस 12 आएगा इनका, और मास दिया 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, है ना। तो हमको जूल में लिखना है, सब चीज़ ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -9, ये +9 -9 घर चले गए, ओके। तो हमने बोला ठीक है, 9 9 जा ये 2 से 2 घर चला गया, ओके। 9 9 और ये वी स्क्वायर मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, वी स्क्वायर मिलेगा, और एक नीचे कुछ छूट रहा है क्या, ओके 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 ओके, है ना। तो यहाँ पे ये 10 टू द पावर -12 में, तो वी स्क्वायर जो होगा, ओके। हमको पूछा गया था स्पीड ऑफ पार्टिकल में डिस्टेंस 10 मीटर अवे फ्रॉम द डिस, ठीक है। तो स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो रहा है हमारे पास, स्पीड का स्क्वायर इज दिस, तो हमारे पास ये कितना होगा, अच्छा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 81 बाई 10, ओके। यार यहाँ पे एक तो चीज़ मिसिंग हो रही है, यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं, है ना। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -12 कूलम, देन डिस्टेंस डायमीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज। चलो लास्ट में देखते हैं, ठीक है, ओके। अ क्लोज लूप PQRS कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमारे पास एक लूप दे दिया है, क्लोज लूप है, इधर फोर्स क्या दे दिया, F3 दे दिया, इधर फोर्स दे दिया F3, इधर फोर्स दे दिया F2, और इधर फोर्स क्या दे दिया हमारे पास, F1 दे दिया। तो हमको पूछा है कैरिंग अ करंट इन द प्लेस इन द यूनिफॉर्म, कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट PS SR RQ are F1 F2 F3 respectively and are in the plane of the paper and along the direction shown, the force on the segment QP, ठीक है। तो देखो लूप है तो डेल्टा L इफेक्टिव जो होगा वो 0 होगा, L इफेक्टिव जो होगा, तो हम फोर्स ऑन द वायर जानते हैं क्या होता है बे, है ना, IBL इफेक्टिव होता है, और L इफेक्टिव 0 तो फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 नेट फोर्स 0 होगा, तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स होता है वेक्टर, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर जो होगा वो 0 होगा, मतलब जो F4 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाले जो y में है ना, सॉरी x में जो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, F3 माइनस F1 अगर आई कैप में आएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो इसका अंडर रूट लेते हैं इधर से प्लस, और यहाँ पे देखो F2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो हमारे पास अगर हमारे पास y होता है ना, तो y की वैल्यू होती है अंडर रूट सॉरी z की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में ना नेगेटिव साइन भी होता है तो वो क्या आता है, अगर नीचे भी होता है तो वो नेगेटिव होता है, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस से आएगा, तो बीच में प्लस ही होगा, याद रखना प्लस ही होता है यहाँ पे, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट एक साइक्लोट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन, है ना। एक साइक्लोट्रॉन में हमने क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं प्रोटॉन को, वेयर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 2 न्यूटन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है, न्यूटन नहीं दिया, 2 टेस्ला दिया है ना, माई मिस्टेक, ओके। एंड द पोटेंशियल गैप जो दिया है डेल्टा वी, जो पोटेंशियल गैप होता है ना वो हाफ डाइस के बीच में, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल गैप दिया है कितना,
है ना, ये दे दिया है डेल्टा वी बराबर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ टर्न द प्रोटॉन हैज़ टू मूव बिटवीन द डाइस, ठीक है। तो डाइस के बीच में कितना घूमेगा, क्योंकि हमारे पास देखो हमारे पास कितना घूमेगा कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाए वो कितनी हो जाए 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसको एक्सेलरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो 100 लाना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल में जो काइनेटिक एनर्जी जो ये गेन कर रहा है वो कितना गेन कर रहा है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, ये हमारे पास हमको उल्टा कर दिया मैंने, है ना। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास उसको 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है, इसको 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है। इतना क्या करना है, देनी है, इतना देनी है, ठीक है ना, इतना देनी है, ठीक है। और हमारे पास देखो हमारे पास एक सर्कल में कितना एक्वायर कर रहा है, ये 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्वायर कर रहा है, तो हमको इतना चाहिए। तो ये एक सर्कल में एक्वायर नहीं कर रही है, हाफ सर्कल में n/2 में एक्वायर कर रहा है। तो एक सर्कल में कितना, एक चक्कर में मतलब एक चक्कर में कितना एक्वायर करेगा, ये 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्वायर करेगा एक चक्कर में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 200 इंटू ये n चक्कर लगाता है इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना एनर्जी हो जाएगी इसकी 20 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये खलास हो गया। तो हमारा n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये जीरो खलास, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा 100, है ना। तो 100 चक्कर लगाने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जो क्वेश्चन में बोली है उतनी हो जाएगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये 100 चक्कर ऐसे घूम सॉरी यहाँ से 20 से चालू होगा, 20 से चालू होने के बाद ये जब 100 चक्कर लगा लेगा ना, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना, हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कितना चक्कर लगाएगा, 100 चक्कर लगाएगा। ओके, अ कंपोजिट स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 स्लैब ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट हैव द सेम थिकनेस, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल के हैं, ए और बी जिनका थिकनेस सेम है। ओके, एक ए है एक बी है, एक ए है और एक बी है, एक ए और एक बी थिकनेस है सेम, बिल्कुल सेम। तो ये मान लिया, मान नहीं सकते, चलो क्वेश्चन है नहीं तो मान नहीं सकते, तो मानते नहीं है, हमने बोला ठीक है थिकनेस सेम है, बिल्कुल सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए, इसका दे दिया थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया K2 रेस्पेक्टिवली। स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस, चलो मान लेता हूँ ये 0 है, ये तो ये 12 हो जाएगा। इज मेंटेन अक्रॉस द कंपोजिट स्लैब इफ K1 दे दिया है, K1 की वैल्यू दे दी है K2/2। ओके, द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस एन स्लैब ए के अक्रॉस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, तो पहले जंक्शन का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ इनवेरिएंट है, जो चीज़ बदलेगी नहीं, वो क्या होगी, टेम्परेचर, सॉरी हमने बात टेम्परेचर, हीट करंट TH जो होगा ना, हीट करंट चेंज नहीं होगी। तो हीट करंट जो होता है TH दैट इज डेल्टा Q/ΔT, है ना, वो क्या होता है KA∆T/L, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा की एक छोटा जो डेल्टा टी टाइम है, यहाँ पे ये कैपिटल डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हमारे पास जो K1 आएगा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी जो हो जाएगा सपोज उसको 12 - T, और लेंथ हमारे पास सेम बोला है दोनों का। दूसरे का जो K2 आएगा उस K2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम K1 लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 टाइम K1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये हो जाएगा T-0। ओके, अपॉन लेंथ सेम है बोला है क्वेश्चन ने, एरिया तो सेम ही है बिल्कुल। तो K1 कैंसिल हो गए, हमारे पास 12 - T बराबर 2T, तो 12 बराबर 3T, 12 बराबर 3T, तो T बराबर कितना आया 4। जंक्शन का जो टेम्परेचर आया, जंक्शन का टेम्परेचर कितना आया, जंक्शन का टेम्परेचर हमारे पास 4 आया, ठीक है ना। जंक्शन का टेम्परेचर हमारे पास, इस जंक्शन का टेम्परेचर जो आया वो कितना आया, इस जंक्शन का टेम्परेचर आया 4। तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया इसके बीच में, तो 12 - 4 दैट इज 8, टेम्परेचर डिफरेंस इसका कितना आया 8 आया, ठीक है। ओके, एन आइडियल गैस इज अ स्टेट P1 V1 इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड। चलो इसको ग्राफ से करना आसान होता है, ग्राफ से आसानी से समझ आता है ये। तो हमारे पास आइसोथर्मली PV ग्राफ बनाता हूँ, PV ग्राफ आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है, इनिशियल प्रेशर हमारे पास दिया है P1 एंड V1, उससे उसको एक्सपांड कर दिया कहाँ तक, इसको एक्सपांड कर दिया कहाँ तक, इसको एक्सपांड कर दिया हमने, है ना, V2 तक, है ना, ये V2 हो गया और इसका P2 तक, ठीक है। देन इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, तो एडियाबेटिक में स्लोप ज़्यादा होता है, तो ये एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा तो ये ऊपर पहुंचेगा, है ना, ठीक। सेम वॉल्यूम इनटू द इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है। द प्रेशर बिंग V3, यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया P3 कर दिया। ओके,
इफ वर्क डन W डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस। ठीक है, देखो ये वाला जो एरिया है वो तो पॉजिटिव वर्क डन है ये वाला, लेकिन वो एरिया कम है। और ये वाला जो वर्क डन है ना, ये वाला जो वर्क डन है ना, ये वाला सेकंड पाथ में वो वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, ज़्यादा एरिया है। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेट वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और हमसे क्या पूछा है ना, प्रेशर P3। देखो P3 दिख रहा है ग्राफ से, P3 ग्रेटर देन P1 है, P3 ग्रेटर देन P1 एंड वर्क डन इज नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है, a cyclic process ABCD shown in VT diagram is performed with a constant mass of an ideal gas. The same process in the PV diagram is। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये VT डायग्राम है, हमारे पास ये VT डायग्राम है और ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया A। बिल्कुल, हमने बोला ठीक है सर बिल्कुल। तो हमने को क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है हमको PV डायग्राम में। इसको कन्वर्ट करना है इसको PV डायग्राम में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, PV डायग्राम में। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, PV डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे A से B तक क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू D, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। A से B तक प्रेशर कांस्टेंट, A से B तक प्रेशर कांस्टेंट। यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो पहले प्रेशर कांस्टेंट, पहला आंसर सही आएगा। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया है P एंड V, गामा दे दिया 1.5। ठीक है, पहले चलो सर ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं, ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं PV ग्राफ। ग्राफ से सब चीज़ें आसानी समझ आती है, जैसे ग्राफ का इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट इट इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V। पहले तो इसको आइसोथर्मली एक्सपांड कर दिया, वॉल्यूम कितना V से 4V। ठीक है, एंड देन कंप्रेस एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम V। फिर से उसको वॉल्यूम V तक एडियाबेटिक कंप्रेस किए, कैसे किए, एडियाबेटिकली कंप्रेस किए वॉल्यूम V तक। देन फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज। ठीक है, फाइनल प्रेशर बताओ गैस का, ये वाला फाइनल प्रेशर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, पहले P था, V था, बाद में प्रेशर जो होगा P/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है ये वाला, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में P1 V1 बराबर P2 V2। यार सिंपल सी बात है, वॉल्यूम चाहू ना करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अरे 1/4 हो जाएगा। तो जब प्रेशर 1/4 हो गया, अब मैं यहाँ से यहाँ तक क्या लगाता हूँ, P1 PV की पावर गामा मतलब एडियाबेटिक का लगाता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से ये इनिशियल हो जाएगा, फिर है ना, उल्टा मत लगा देना, ये इनिशियल हो जाएगा। अगर एडियाबेटिक का लगाएंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा कब, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है ना, तो हमारे पास P1 जो आएगा वो P/4 है ना, और V1 जो आएगा वो 4V की पावर गामा है ना, इजिकल टू P फाइनल निकालना है हमको। P2 लिख देता हूँ इसको। ठीक है ना, तो P2 निकाल लेते हैं, बिल्कुल P2 लिख देता हूँ, और इसको V हो जाएगा, वॉल्यूम V दे दिया क्वेश्चन यहाँ तक गामा। ठीक है, तो जब सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसको तो इरेज कर लेते हैं हम, है ना। तो अब इसको ख़त्म करो, इसको नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करना ही बाकी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व। तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ओके। तो ये हमारे पास आएगा ये 4V, इसको मैं लेता हूँ 4V अपॉन V की पावर गामा बराबर P2/P। दैट इज गामा दे दिया हमको, कितना दे दिया, गामा बराबर 1.5 मतलब 3/2, दैट इज P2/, ओके। और जो हमारे पास P कहाँ गया, P/4 कहाँ गया ना, P/4 तो यहाँ पे जाएगा ना ऊपर, ये जाएगा इधर ऊपर, और ये P। ठीक है, तो हमारे पास इसका जब मैं रूट लूंगा 2 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 8 बराबर 4P2 इंटू P। तो ये 2 चला गया। ठीक है ना, तो P2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2P। P2 आ रहा है कितना, 2P। P2 आ रहा है कितना, 2P। ठीक है, P2 कितना आ रहा है, 2P आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास P2 कितना आया, 2P। P2 कितना आया, 2P। वन एंड ऑफ, ठीक है, वन एंड ऑफ लॉन्ग मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग मेटेलिक वायर, इसका लेंथ कितना दिया है, L, इज टाइड टू सीलिंग। ठीक है, द अदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, मासलेस स्प्रिंग है, अदर
है ना, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना, मास m है, इसका मास m है, हैंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, ये वायर है हमारे पास, इसका एरिया a है, इसका यंग मॉडुलस y है रेस्पेक्टिवली, द मास इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज देन इट ऑसिलेट विद टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड हम जानते हैं सर, स्प्रिंग पेंडुलम मान लो सर, तो स्प्रिंग पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के आता है, ठीक है ना, k बाई m नहीं होता, m बाई के होता है, ओके है ना, ओमेगा होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला के, अब के इफेक्टिव निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट देखो, ये एक बिहेव करेगा स्प्रिंग जैसा, एक बिहेव करेगा स्प्रिंग जैसा, तो के इक्विवेलेंट दोनों स्प्रिंग जैसे बिहेव करेंगे, तो जो स्प्रिंग पैरेलल में सॉरी सीरीज में होता है, जो के इक्विवेलेंट आता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, कैपेसिटर जैसा, ठीक है। तो जो K1 आएगा इसका हम जानते हैं सर, हमने बोला जो के होता है ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो होता है ना वायर के लिए, जो के की वैल्यू होती है उसको मैं क्या लिखता हूँ, ए वाई बाई एल लिखता हूँ, वायर के लिए क्या लिखता हूँ, ए वाई बाई एल लिखता हूँ, ठीक है। तो ए वाई बाई एल, एल इंटू के अपॉन ए वाई बाई एल प्लस के, ठीक है, ए वाई बाई एल प्लस के प्लस के प्लस के, तो ए वाई बाई एल इंटू के, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस एल के इंटू एल, तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास के इफेक्टिव कितना आया, के इफेक्टिव हमारे पास कितना आया, ये ए वाई के बाई ए वाई प्लस एल के आया, ठीक है। तो हमारे पास है ना कितना आया, ये के इक्विवेलेंट आया। अब टाइम पीरियड जब डालेंगे हमारे पास टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इफेक्टिव ए वाई के, और ऊपर में जाने के बाद, यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, नीचे में है ना यहाँ पे m और यहाँ पे के, ए वाई के, और ये हो जाएगा है ना वाई ए प्लस के एल, ये रहा सेकंड ऑप्शन, है ना, सेकंड ऑप्शन में ही है, ठीक है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ है ना इक्वल मास ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड, ठीक है, 3 डिफरेंट लिक्विड है, ए बी सी, मास है इक्वल आर 12 19 डिग्री एंड 28 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्सड, जब इन दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर जो आएगा वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, जब इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ टेम्परेचर 6 आ रहा है। तो हमारे पास जो हीट गेन होता है ना, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है ना, ये हो जाएगा हीट गेन बराबर हीट लॉस, है ना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन बराबर हीट लॉस, एक जो हीट गेन करेगा दूसरा उसको लॉस करेगा, सॉरी एक जो हीट का लॉस करेगा उसी को दूसरा गेन करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखूंगा, m इंटू सी ए इंटू डी टी, तो ये कम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो 16 माइनस 12 4 बराबर m इंटू सी बी 19 माइनस 16 दैट इज 3, तो ये जो हो जाएगा सी ए बाई सी बी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी ए बाई सी बी की वैल्यू 3/4 आ रही है। और दूसरे से मैं निकालता हूँ, दूसरे में बोला, जब हमने बोला कि हमने जब क्या किया, व्हेन टेम्परेचर दिस देन व्हेन बी एंड सी आर मिक्स, जब इस बी और सी को मिक्स करूँगा तो टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, मतलब m इंटू सी बी इंटू 23 माइनस 19 कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, ओके। और हमारे पास जब इन दोनों को मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, m इंटू सी सी इंटू 5, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आएगा सी बी अपॉन सी सी जो आ रहा है वो 4/5 आ रहा है, ठीक है। और जब मैंने क्या किया, जब ए और सी को मिक्स करो, क्वेश्चन ने बोला जब ए और 6 को मिक्स करो तो बताओ जरा हमको कि जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, जब इन दोनों को मिक्स करूँगा तो फिर इसका मास m है और ए लिख देता हूँ सी ए, और सी ए को अगर मैं बी के टर्म में लिखूँ तो इस सी बी को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या लिख सकता हूँ उसको 3/4 सी बी, ठीक है ना, इंटू सपोज टेम्परेचर क्या हो गया टी, तो टी माइनस 12 बराबर मास जो आएगा है ना, दूसरे में लिखता हूँ उसका भी मास m है, और सी सी जो होगा, सी सी को अगर मैं सी बी के टर्म में लिखूँ तो 5/4 इंटू 28 माइनस टी लिखूँगा, 5/4 सी बी, ठीक है ना, 5 और 4 सी बी, तो सी बी कैंसल, 4 और 4 कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास कितना, ये मास कैंसिल हो गया, तो 3t माइनस 36
3t-36 बराबर है ना 3t-36 बराबर, ठीक 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 ठीक। तो 5 8 40 का 0 4 कैरी, 5 2 10 और 14 -5t, तो उधर जाने के बाद 8t बराबर 176, t बराबर 176/8, दैट इज 1 जा ये 2 जा 1 आएगा, फिर 22 तो 20 के आसपास आएगा ना। यहाँ पे मेरे को लग रहा है यार यहाँ पे कैलकुलेशन हमने गलती कर दी है, कैलकुलेशन में गलती कर दी है, तो इसको लास्ट में देखते हैं, कैलकुलेशन वाले को लास्ट में देख लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक वाले को लास्ट में देख लेते हैं, क्या लास्ट में देख लेंगे इसको, ओके। तो लास्ट में देख लेते हैं, ठीक है, ओके, है ना। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी दे दिया है, जिसकी डेंसिटी दे दी है हमारे पास, है ना, 100 kg/m², ओके। एंड एरिया दे दिया हमारे पास, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इट इज 10 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 मीटर स्क्वायर, है ना। अरे यार मीटर में भी गलत कर दिया है, मीटर में मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली, सही किया 10⁻6 मीटर स्क्वायर, है ना। और टेंशन दे दिया हमको, 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। इस आपको स्पीड बार ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है वो होती है √T/μ, अब 10⁻³ दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, और मैं इस मास को लिखूं तो क्या लिखूंगा, मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा, इस मास को मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, इस मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जब मैं लिखूंगा तो √T इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं जब लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, √T इंटू L अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखूंगा, तो लेंथ से लेंथ कैंसल, तो VT जो आएगा वो √T/ρA आएगा, √T/ρA, ठीक है ना। क्या आएगा, √T/ρA आएगा, ठीक है। तो हमने बोला जरा √T/ρA करो, तो वेलोसिटी जो आएगी वो √T 10⁻³ /ρ 100 × 8 10 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻6 का √10⁻³ आ जाएगा V, 1000 मीटर पर सेकेंड आएगा ये हमारे पास, ठीक है। चेक अब the only correct statement in the following: a body has a constant velocity and still it has varying speed। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड वेरी नहीं कर सकता, गलत स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। कि हमारे पास इस वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेरी नहीं कर सकता। अ बॉडी हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड बट इट कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी, यस। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो डायरेक्शन जो है ना स्पीड की वो चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती जाती है। तो हमने बोला तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड के बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। देखो यहीं पे देखो, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, टेंजेंस है ना, यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन तो है ना, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पे गलत हो गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दूसरा सिस्टम सही है। अ कार ऑफ मास 1000 kg मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, एक मास है कार जिसका मास दे दिया 1000 kg, एक मास है कार जिसका मास है 1000 kg, मूव ऑन अ मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। इट इज टर्न बाय 90 डिग्री आफ्टर ट्रैवलिंग, है ना। ये जो होता है सर्कुलर में घूम रहा है तो ट्रैवलिंग 90 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ जब 90 डिग्री ट्रैवल कर रहा है तो ये टर्न कितना लेता है
है ना, 90 डिग्री से टर्न लेता है, सॉरी, है ना, मेरे को बोला है कि देखो सर यहाँ पे ये टर्न बाय 90 डिग्री आफ्टर ट्रैवलिंग 68, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री से टर्न ले रहा है, यहाँ पे ऐसे था, अब यहाँ पे ऐसे, मतलब 90 डिग्री से टर्न कब ले रहा है, जब ये 628 मीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये आना एक क्वार्टर सर्कल ट्रैवल कर रहा है, क्वार्टर सर्कल मतलब 2πr/4, मतलब πr/2, πr/2 जो डिस्टेंस है ना वो किसके बराबर है हमारे पास, 6 के 28, π314/100 इंटू 2 इंटू रेडियस बराबर 628, ये 1 जा ये 2 जा, और रेडियस आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा रेडियस। तो ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv², सॉरी ये तो फोर्स पूछा गया, हाँ mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो मास दे दिया है 1000 इंटू v² 16 का स्क्वायर, 16 × 16 हमने निकाला 400, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा, मतलब 64, और ये हो जाएगा 640 न्यूटन, सॉरी 640 न्यूटन, यस सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे बच गया, तो 640 न्यूटन का हमारे पास क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी, ये एक पार्टिकल था जो कि हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, है ना, इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो फाइनली कितनी बची हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी था, बाद में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गया 3/4, मतलब 1/4 बच गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया इसके पास, ठीक है। तो हमको पूछा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड, ये म्यू पूछा है हमको, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो सर यहाँ पे क्या होगा, ये वर्क करेगा, फ्रिक्शन वर्क करेगा, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, वर्क बाय द फ्रिक्शन, ओके, वर्क ऑल बाय, तो कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, तो वर्क ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी बाई 4, इनिशियल कितना था काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास चेंज है ना, ठीक है ना, जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 3/4 एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, ओके 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 ओके, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया बिल्कुल सही। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड, तो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो μmg, ठीक है, ये फोर्स हो गया पीछे की तरफ, μmg इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इसका, है ना, μmg इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर हाफ, इनिशियली कहा था रेस्ट पे था क्या, नहीं था, तो इनिशियली रेस्ट पे था क्या, इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, तो हमने बोला v0t, है ना, तो t, ओके, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन t0 टाइम, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज, पार्टिकल और ग्राउंड के बीच में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी v0 थी, v0t माइनस हाफ a t², है ना, इन द टाइम t0, ये सब t0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा क्या, और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, तो लेंदी पटा है, लास्ट क्वेश्चन, लेंदी जो होता है उसको लास्ट में करते हैं, लेंदी होता है तो लास्ट में करते हैं हम, ठीक है ना, लेंदी होता है लास्ट में करते हैं, of kinetic energy is lost due to the friction in the time t0, the coefficient of friction between the particle and the ground is, ठीक है, लास्ट में कर लेंगे इसको भी, है ना। A block of mass 70 kg is kept on the rough horizontal surface with coefficient of static friction between the block and the surface is, हमारे पास एक ब्लॉक है 70 kg का, एक ब्लॉक है 70 kg का, जिसका म्यू की वैल्यू कितनी दी है, म्यू की वैल्यू हमको दी है 0.4, म्यू की वैल्यू 0.4 दी है, ठीक है ना। अब मैंने इस ट्राइंग टू पुल द ब्लॉक बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये जो है इसको पुल करना चाह रहा है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के, एफ नहीं, सपोज एक्स फोर्स लगा के खींचना चाह रहा है, द सरफेस एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक, ठीक है, सरफेस फोर्स जो एक्सर्ट करती है वो उसको बोलता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो दो तरह के सरफेस फोर्सेस जो होते हैं ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं ना उसमें दो चीज़ आती है, एक तो फ्रिक्शन आता है, एक नॉर्मल आता है, एक नॉर्मल आता है
और एक फ्रिक्शन आता है। तो हमारे पास जो 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 इसने बोला ना क्वेश्चन में, वो जो एफ फोर्स लगा रहा है ना, वो अंडर रूट किसका होता है, नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। तो जो हमने बोला नॉर्मल की मैक्सिमम वैल्यू, तो हमेशा नॉर्मल मैक्सिमम ही लगेगा, जो कि कितना लगेगा, है ना, 700। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू 4/10 इंटू 700, दैट इज 280। ठीक है, 280 अंडर रूट, तो हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो, ठीक है ना, हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कुछ इतनी आएगी, एफ बराबर अंडर रूट ऑफ 700 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर। जैसा फिक्सन जीरो हो सकता है, अगर ये जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो इसकी वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो जीरो नहीं लेंगे, है ना, 280 कंसीडर करेंगे। तो ये लगभग 700 से ज़्यादा आएगा, 700 से ज़्यादा मतलब, हाँ, ऑप्शन में 754 के बारे में बात की, 754 आएगा। ठीक है, और ये हो गया 754। और एफ मिनिमम मतलब, एफ मिनिमम मतलब फ्रिक्शन जीरो कर लो, तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो 700। तो 700 जो हमारे पास जो एफ जो कंटेक्ट फोर्स होगा ना, वो एफ जो होगा वो 700 और 700 54 के बीच में होगा। 54 के बीच में होगा। ठीक है ना, ये अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड, है ना। एक वेज है जो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड वी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और इसके रेस्पेक्ट में जो स्मॉल एम मास का है ना, वो रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ठीक है, तो हमको बोला है मूविंग विद स्पीड वी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इन टी सेकेंड। टी सेकेंड में, है ना, टी सेकेंड में बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, टी सेकेंड में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक का आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी इंटू टी। तो इसका जो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, इस ब्लॉक का इस वेज के रंग वो कितना होगा, वी टी कॉस थीटा, वी टी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो फोर्स लगेगा, देखो ये रेस्ट पे है ना ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, जितना जरूरत है उतना लगता है फ्रिक्शन इज चालाक फोर्स, रेस्ट पे है तो एम जी साइन थीटा जितना लगेगा तो फोर्स हो जाएगा। और भी देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, तो नेगेटिव आएगा, फोर्स वर्क डन माइनस एम जी साइन थीटा इंटू वी टी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, माइनस एम जी वी टी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे में अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, माइनस एम जी वी टी बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये रहा। ओके, और दिया है स्क्वायर प्लेट ऑफ एच डी एंड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर स्मॉल डी। एक डिस्क है और एक हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, एक डिस्क और एक स्क्वायर प्लेट, दोनों का हमारे पास दे दिया है, इसका डायमीटर दे दिया है, इसका साइड देन दिया है डी। छोटा बनाते हैं, छोटा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये दिया है यहाँ से यहाँ तक डी, और यहाँ से यहाँ तक भी दिया है डी। तो हमको पूछा है देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, इसका सेंटर ऑफ मास, चलिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। दोनों को बोला है, ब्रैकेट में ये लिखा है एज्यूम द सेम मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा मास पर यूनिट देना तो सेम है। तो चलो इसका मास निकालता हूँ, स्क्वायर सर्कल का मास निकालता हूँ, सर्कल मतलब यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे मास किसका, डिस्क का, डिस्क का मास निकालते हैं। हमने बोला मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, है ना, डेंसिटी सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर डी बाई टू का होल स्क्वायर, डी बाई टू का होल स्क्वायर कितना हो गया, सिग्मा इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये हो गया इसका मास। ठीक है, ओके, और दूसरे का मास, स्क्वायर का मास कितना होगा, स्क्वायर का मास हो जाएगा सिग्मा इंटू डी स्क्वायर। तो हमने बोला एक्स सी ओ एम जो होता है, एक्स सी ओ एम जो होगा, है ना, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन, है ना। इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ, यहाँ से अगर मैं सर्कल से बात कर रहा हूँ तो इसका मास, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा, है ना, एम वन इंटू एक्स वन जीरो, तो जीरो हो जाएगा, देन इंटू एक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा डी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी इंटू मास हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन टोटल मास,
सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई डी स्क्वायर, जो कि कितना होगा सिग्मा डी क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हम अगर कॉमन निकालें है ना, ये जो डी हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, सिग्मा डी स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 ऊपर में 4, तो सिग्मा डी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे डी बचेगा, तो 4d अपॉन पाई प्लस 4 है ना, कहाँ पे राइट ऑफ है ना, ये राइट ऑफ सर्कल ओके है ना। t बराबर 0 द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल आर एज शोन इन द फिगर। दो पार्टिकल हैं हमारे पास, उनकी वेलोसिटी और उनका मास दे दिया, ये 1 kg है, ये 1 kg है, इधर वेलोसिटी इधर वेलोसिटी इधर ओके। इसकी वेलोसिटी v1 दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी v2 दी है कितनी 3 मीटर पर सेकेंड के जितनी, और ये दिया है x बराबर 0 पे है और ये x बराबर 10 मीटर पे है, पोजीशन दे दिया दोनों को। तो हमको पोजीशन सेंटर ऑफ मास t बराबर 2 सेकेंड पे पोजीशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का। तो पहले इनिशियल पोजीशन निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन जो होगा वो कितना होगा, मैं इस x बराबर 0 से निकालता हूँ तो इसका 0 हो जाएगा, i मीन टू 0 और इसका हो जाएगा 10 इंटू मास हो जाएगा 1 अपॉन टोटल मास कितना है 2, तो इनिशियली 5 मीटर पे है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब बाद में जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, वो कितनी है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हो गई हमारे पास m1 1 इंटू 5 है ना, प्लस x में और दूसरे का माइनस में है, 3 इंटू मास है 1 अपॉन टोटल मास है 2, दैट इज 2/2 कितना आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो 5 पे था पहले सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे, अब वो मूव करेगा 1 मीटर पर सेकंड से कितना सेकंड तक 2 सेकंड तक, 2 मीटर और मूव कर जाएगा, मतलब वो अब 7 मीटर पे पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो फाइनल आएगी वो 7 मीटर आएगी ओके। अ न्यूक्लियस मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर एमिट एंड अल्फा पार्टिकल, एक न्यूक्लियस था जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा था, उसने क्या निकाला, एक अल्फा पार्टिकल निकाला, ठीक है ना। अब अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियाई विथ v1, ये v1 से चलने लगा, ये v2 से चलने लगा। मैं मान रहा हूँ इसका डायरेक्शन पीछे होगा, क्योंकि अगर आगे जा रहा है तो ये पीछे होगा, ठीक है ना। मैं हमको नहीं पता, मान लो कि इसका डायरेक्शन आगे है, मान लो कि इसका डायरेक्शन किधर है, आगे, ठीक है ना। हमने मान लो पीछे जाएगा है ना, सिंपल सी बात है, कंसर्व रहना मोमेंटम तो पीछे जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो है ना। तो v1 सपोज आगे जा रहा है तो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो जो है ना मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा है ना, ये जो होगा ना मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो देन ऑल वेलोसिटी वेक्टर v1 v2 मस्ट बी पैरेलल, नहीं बोल सकते, v वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू v1 प्लस v2 नहीं बोल सकते, v वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू यस m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये बोल सकते हैं, क्योंकि m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए v वेक्टर, तभी ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कहलाएगा। v वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू v1 m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस दे दिया है 0.25 एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो हमारे पास ओमेगा जो हो जाएगा वो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आएगा, क्योंकि है ना 2 रिवॉल्यूशन मतलब 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन हम जानते हैं कितना होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 1/4 दिया है, और है ना ओमेगा 1 नहीं दिया, रेडियस 1/4 दिया, रेडियस 1/4 दिया है, तो रेडियस ले लेता हूँ 1/4 और ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा, तो एक्सेलरेशन आएगा 4 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ओके है ना। इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज एट द डेप्थ x बिलो इट, ठीक है। when both x and h are much smaller than the radius of the earth, जब x और h बहुत छोटे हैं रेडियस ऑफ अर्थ से then, तो जब दोनों छोटे हैं तो हमारे पास जो g का फॉर्मूला आता है हाइट के लिए, g हाइट के लिए
वो आता है जी इंटू, है ना, जी हाइट की बात कर रहा हूँ, जी ऊपर जाने पे और हाइट, है ना, इसको मैं जी एच लिख देता हूँ, जी एच नहीं लिखता हूँ, जी डैश लिखता हूँ हाइट पे, हाइट के, तो जो 1 - 2h/r, ठीक है, ये हाइट पे आ गया। और जी डैश डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ये डेप्थ में, ये हमारे पास हाइट में ऊपर जाने से और ये हमारे पास ये डेप्थ में नीचे जाने से, ठीक है, ये होता है जी इंटू 1 - d/r। हमको बोला ये दोनों वैल्यू क्या करिए, सेम चाहिए, तो दोनों को वैल्यू सेम चाहिए, डिवाइड कर दो, इक्वेट कर दो, तो 1 - 2h/r इज इक्वल टू 1 - d/r। तो ये 1 कैंसल, आर कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो जो h है ना हाइट, हमारे पास हाइट बोला है कि एक्स बोला है, सॉरी, जो एक्स है ना डेप्थ मतलब एक्स दिया है यहाँ पे क्वेश्चन है, x बराबर 2h, x बराबर 2h, x बराबर 2h, ठीक है ना। हमको मतलब ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा उसी वेलोसिटी, है ना, उसी एक्सलेशन को अटेंड करने के लिए जो हम ऊपर जाके अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ई नॉट। टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना दिया है, ई नॉट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया है, ई नॉट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया है ई नॉट, ओके। अर्थ है टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या दिया है, ई नॉट, ओके। तो ये हो गया टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, तो हम जानते हैं सर काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। हमने बोला ये देखो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछे 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि हमें ई नॉट दिया है, ई नॉट दिया 2 ई नॉट, ठीक है। तो अ पार्टिकल ऑफ मास m is acted upon by a force that is F is equal to t square minus kx. Initially the particle is at rest at the origin. Then तो क्या पूछा है हमको, डिस्प्लेसमेंट विल बी इन सिंपल हार्मोनिक, इट वेलोसिटी विल बी इन सिंपल हार्मोनिक, इट एक्सेलरेशन विल बी इन सिंपल हार्मोनिक, पार्टिकल विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लिक नहीं कर रहा है, क्लिक नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे, ओके। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन केस ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इनटू टाइम जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इनटू टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमको पूछा है एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड टाइम के पीछे ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और टी के बीच में ग्राफ बोला, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या बनेगा, आर एच बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरह का। पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ 200 मीटर सो डिक्रीज ऑफ 0.1% ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। एक ब्लॉक है जो कि लेक में फॉल कर रहा है, फॉलिंग इन अ लेक ऑफ 200 मीटर शोज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, और डिक्रीज इन वॉल्यूम दिया डेल्टा वी बाई वी कितना दिया है हमको 1.1%, मतलब 10⁻³ है ना, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस जानते हैं डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा पी मतलब रो जी एच अपॉन डेल्टा वी बाई दी -3 दिया, रो दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर जानता हूँ 10⁻³ होता है, जी डेंसिटी दिया वो, ये हो गया हाइट इतना 10⁻³ इतना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये 3 3 6 3 9, 2 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻9, ठीक है ना, 3 नहीं है, ओके। अ वेरी नैरो कैपिलरी ट्यूब रिकॉर्ड अ राइज ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर, 20 सेंटीमीटर का राइज देखता है जब इसको डिप किया पानी में, है ना। व्हेन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जब एरिया क्या कर दिया, एरिया इज रिड्यूस टू a/4, ओके, 1/4, है ना। फॉर द फॉर्मर द वैल्यू द वाटर विल राइज टू हाइट, ठीक है। तो हम जानते हैं एसेंट फॉर्मूला जो हाइट होता है वो कितना होता है 2t cos थीटा बाई, ये हाइट भी है जो है ना, पानी कितना ऊपर गया, पानी कितना नीचे गया, मरकरी के नीचे में, मरकरी के केस में डिप होता है ना, तो डिप भी यही से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर रो जी, ठीक है ना, तो 2 इंटू टी, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना, यहाँ पे आना एच को आर को इधर ले लूँ तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा बाई रो जी, बगल ये जो होगा ना ये कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि cos थीटा तो वही रहेगा, सरफेस टेंशन वही रहेगा, रो रहेगा, जी वही रहेगा, तो हमारे पास एच आर जो हो रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इनिशियल हाइट हमारे पास 20 दी थी, इंटू रेडियस आर मान लिया, दूसरा रेडियस हमारे पास देखो एरिया को a/4 कर दिया, मतलब रेडियस को ना r/2 क्या होगा था, तो उसका स्क्वायर है ना 1/4 आके ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस बाद में कितना की r/2 एच निकालना है, तो एच जो आएगा वो डबल आएगा, मतलब 40 मीटर, एच आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, ओके, है ना।
तो ठीक है। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से ना यहाँ से पास करा, तो यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है, मान लो चलो, है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। डिस्क है ना, डिस्क है इसीलिए। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, द डिस्क इज नाउ फोल्डेड। जब इस डिस्क को मैं फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया आधा, इसको ऐसे फोल्ड करने पे यहाँ पे ऐसे लगेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये एक्सिस ये वाली हो गई, ये वाली एक्सिस से हमारे पूछा है, ठीक है ना। तो हमारे बोला डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जरा बताइए। डायमेट्रिक एक्सिस से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क के लिए बात करें, तो एम आर स्क्वायर बाई सॉरी 4 होता है, तो इसका आधा हो रहा है ना इसके, है ना, ज्योमेट्रिकल एक्सिस की वजह से जो हो रहा है ना वो डबल हो रहा है इसके डायमेट्रिक की वजह से। डायमेट्रिक अगर पूछा है ना, इसके हमने पूछा क्वेश्चन देखो, द डिस्क इज नाउ फोल्डेड अलोंग डायमीटर सच दैट द टू हाफ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो दो हाफ है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। डायमीटर मतलब इसको फोल्ड करने पे चेंज तो नहीं होता। डायमीटर अगर सिंपल सी मूवमेंट बात इसने पूछी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर बता दो, तो वो हो जाएगा I/2, ठीक है ना। कि ये डबल हो जाएगा, आई है तो ये आई डैश जो हो जाएगा वो I/2 आएगा, ठीक है ना, आधा हो जाएगा। 3 identical block A, B, C are placed on the horizontal frictionless surface. The block B and C are at rest, but A is approaching toward B with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक ऐसे है, एक ब्लॉक ऐसे है और एक ब्लॉक ऐसे है, ठीक है ना। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक ए बी सी आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, ये जा रहा है कितने से, ये जा रहा है हमारे पास कितने से, ये जा रहा है हमारे पास कितने से, ये जा रहा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड से। ये कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ई जो दिया ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हर सरफेस के लिए कितनी दी है, ई की वैल्यू जो दी है हर सरफेस के लिए वो कितनी दी है, 0.5 दिया है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक सी जस्ट आफ्टर द कोलिजन के बाद स्पीड ऑफ जस्ट ब्लॉक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या निकालता हूँ, एक तो देखो वेलोसिटी निकालने तो एक पी की इक्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक ई की इक्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम दोनों सबका मास क्या है, एम एम और एम, तो ये हो जाएगा एम इंटू 10 इनिशियल मोमेंटम, इसको फाइनल मोमेंटम लिखता हूँ एम इंटू V1 प्लस एम इंटू V2। तो मास कैंसल, 10 बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2, और ई की इक्वेशन लिखता हूँ 0.5, ई बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो U2 जो था एक का तो 0 था, तो U1 जो हो जाएगा 5/10 इंटू U1, 10 बराबर V2 माइनस V1, दैट इज़ 5 बराबर V2 माइनस V1 आ रहा है। तो जब मैं V1 को सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे, जब मैं V1 को सब्सटीट्यूट करूँगा ना तो कितना आएगा, V1 बराबर, ठीक है, हमको V2 चाहिए, सॉरी हमको V2 चाहिए, तो हमको V1 को सब्सटीट्यूट करता हूँ। V1 बराबर मैं क्या लिखूँगा, 10 माइनस V2, तो 5 बराबर V2 माइनस 10 माइनस V2, तो 2V2 बराबर कितना आ रहा है, 2V2 बराबर कितना आ रहा है, 2V2 बराबर हमारे पास आ रहा है 15, तो V2 बराबर हमारे पास आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब ये 7.5 मीटर पर सेकेंड जाके उसको टकराएगा, है ना। तो अब इसी चीज़ को अब मैं वहाँ लगाता हूँ, इस चीज़ को कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लगाते हैं अब इसी चीज़ को, दूसरे केस में इसी सब चीज़ों, ई की इक्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की इक्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। चलिए, ये हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इसीलिए, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 एम बराबर MV1 प्लस V2, उसको भी मान लेता हूँ चलो, ठीक है। तो यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएंगे, तो 7.5 किसकी वैल्यू आएगी, M1 प्लस M2 की वैल्यू, ई वाला तो 0.5 है ना, V2 माइनस V1 अपॉन U1 है ना माइनस U2, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। तो हमारे पास 0.5, इसको तो 0 हो जाएगा, इंटू इंटू कितना आएगा, इंटू कितना आएगा, ये हमारे पास इंटू 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 हमारे पास ये U1 कितना है 7.5 बराबर V2 माइनस V1,
तो इसकी वैल्यू आएगी 7 5 5 25 का 5 2 कैरी 5 7 35 5 7 35 5 7 35 5 7 35 और 2 कितना होगा 5 7 35 और 2 होता है 37। 3.75 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। 3.75 जो होगा वो V2 माइनस V1 होगा। 3.75 जो होगा वो V2 माइनस V1 होगा। 3.75 जो होगा तो 3.75 ये हो गया हमारे पास इतना V1 प्लस V2 और यहाँ पे एक और इक्वेशन यहाँ पे आ गई, सॉरी ये V1 प्लस V2 होगा, M1 प्लस M2 नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, जब हमको V2 चाहिए तो मैं V1 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 3.75 बराबर V2 माइनस V1 जो होगा वो कितना होगा 7.5 माइनस V2। तो इधर जाने के बाद ये माइनस है ना 2V2 हो जाएगा और 7.5 और 3.75 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, उधर जाएगा 11 पॉइंट है ना, तो 3.75 और 7.5 ये 12 का 2 5 और 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा 11 है ना 11.2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.6 दैट इज V2 कितना आ गया 5.6 मीटर पर सेकेंड। A beam of alpha particle is incident on a gold foil corresponding to incident beam A B C, ठीक है, and emergent beam A dash B dash C dash, the transmission and the deflection of A alpha particle तो द फॉइल टेक प्लेस, ठीक है। तो देखो जो जितना ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, मतलब ये है, जो जितना ज़्यादा स्कैटर हो रहा है मतलब ये है कि वो उतना ही ज़्यादा है ना, नंबर उतना ही ज़्यादा है, सॉरी उतना ही कम है, ठीक है ना। सॉरी हमारे पास देखो ज़्यादातर जो पार्टिकल होते हैं वो एज इट इज़ जितना अनडिवाइडेड जाता है, मतलब ये जो है ना वो सबसे ज़्यादा अनडिवाइडेड है, ये ना अनडिवाइडेड के सबसे पास है। तो ज़्यादातर पार्टिकल ए डैश जैसे होंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल बहुत कम जो होंगे वो बी के जैसे होंगे, बहुत कम, जो कि 180 डिग्री से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल ए डैश इज मैक्सिमम एंड बी डैश इज मिनिमम, बिल्कुल। According to Bohr model, magnetic field at the center of the hydrogen atom due to the motion of the electron in nth orbit is proportional to, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर मैं जानता हूँ सेंटर पे सर्कल को ऐसे म्यू नॉट I अपॉन है ना 2r। तो यहाँ पे हमारे पास B इज प्रोपोर्शनल टू I बाई R और मैं I जानता हूँ क्या होता है Q बाई T और T जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मतलब 1 टाइम पीरियड जो जानता हूँ मैं, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है Q बाई 2 पाई R डिस्टेंस अपॉन स्पीड V और V जो होता है वो होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाई N, ठीक है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ पे I जो होगा ओके 1 बाई N और R जो हो रहा है वो 0.529 N स्क्वायर बाई Z, मतलब R इज़ प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ना यहाँ पे, तो जो I होगा वो देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है V है, अरे यार ऊपर में क्या है, सॉरी ऊपर में तो हमारे पास लिख लिया V को। अब नीचे में जो बचा ये R, ये R जो नीचे में बचा उसकी वैल्यू हम लिखते हैं, R जो होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, N स्क्वायर के, मतलब यहाँ पे N स्क्वायर। तो जो I आ रहा है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, ठीक है। और I है ना I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, मतलब 1 बाई N क्यूब। और R हमने देखा अभी R जो है वो N स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N की पावर 5, ठीक है। The activity of a radioactive element decreased to 1/3 of original activity I0 in the period of 9 years। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 ईयर में ये 1/3 हो जा रहा है, तो I0 बाई 3 हो जा रहा है ए की पावर माइनस लैम्डा इंटू 9 ईयर में। तो हमारे पास 1/3 किसकी वैल्यू है, पावर माइनस लैम्डा इंटू 9 की।
तो आई डैश हमको नेक्स्ट 9 ईयर में पूछा है शायद, है ना। आफ्टर फर्दर लेप्स ऑफ 9 ईयर एक्टिविटी विल बी, ठीक है ना। तो आई नॉट इंटू हम पूरा 18 ईयर्स तक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो e⁻⁻ इनिशियली से शुरू से ही हमको टाइम गिनना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहा ऊपर में लिखी हुई है आई नॉट इंटू 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 इसका स्क्वायर, दैट इज आई नॉट बाई 9 आ जाएगा हमारे पास आई डैश 18 ईयर के बाद, है ना, मतलब नेक्स्ट 9 ईयर के बाद, ठीक है। हमको बोल रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड, है ना। फ्रीक्वेंसी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है E⁻₀ बराबर हम h⁻⁵ इज द वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज प्लॉटेड टू द टू डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस A एंड B, द ग्राफ शोज, ठीक है ना। तो ये V0 इधर और न्यू इधर, तो हमने बोला V0 बराबर h/E न्यू -5/E, स्लोप हो जाएगा h/E। तो हमने बोला इधर V0 लिखूंगा y में और ये लिखूंगा x में, तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये कितना ये आ जाएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा, ठीक है ना। देखो जितना ज़्यादा फाई की वैल्यू होगी ये वैल्यू नीचे ज़्यादा उतना ही जाएगा। तो यहाँ से हम दे सकते हैं कि बी की फाई की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमको पूछा था ग्राफ शो द वर्क फंक्शन ऑफ ए का जो वर्क फंक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। ए का वर्क फंक्शन जो है ना फाई ए जो है ना वो फाई बी से क्या है, कम है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही ग्राफ दिया है यार, यही ग्राफ बोला है, ठीक है ना। ओके, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, वही काइनेटिक एनर्जी को अब E⁻₀ बोल दिया, ई को इधर ले लिया, ई को इधर ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब स्लोप जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ वैसा ही बनेगा, नीचे वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये रहा ऐसा टाइप का। Okay, the following figures show a logic gate circuit with two input A, B and output C. The voltage waveform A, B, C as shown in the second figure below, ठीक है ना। तो हमको क्या दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है। A की वैल्यू जब 1 है इधर भी 1 मिल रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 मिल रहा है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 मिल रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 मिल रहा है। तो हमारे पास चलो पहला ऑप्शन में हमारे पास 0 डॉट वो और है तो और है तो प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 1 और 0 प्लस 1 1 होना चाहिए, तो ये और नहीं होगा। एंड देख लेते हैं, डॉट करेंगे तो 1.1 1 होगा, 1.0 0 होगा, 1.0 0 होगा और 1.1 1 होगा। यस, एंड गेट होगा ये। इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट द करंट गेन, जो करंट गेन होता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इट इज अल्फा, अल्फा जो होता है ना, कॉमन एक होता है कॉमन एमीटर, दैट इज यहाँ पे ये कॉमन बेस है, ये हो गया कॉमन एमीटर, ठीक है ना। तो कॉमन एमीटर होता है IC, CBI होता है ना IC/IB, और कॉमन बेस में होता है IC/IE, उल्टा IC/IE, ठीक है ना। तो हमको पूछा क्या है, चेंज इन द एमीटर करंट इज इतना कलेक्टर करंट, ठीक है ना। तो हमको डेल्टा IC पूछा है, डेल्टा IC जो हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा IE। अल्फा कितना दिया है 98/100 इंटू IE दे दिया 5 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 5 या 40 का 0 4 कैरी 5 9 जा 45 और 45 और 4 5 9 जा 45 और 49 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज 4.9 मिली एम्पियर का चेंज आएगा। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का करंट गेन मतलब कॉमन एमीटर में करंट गेन होता है बीटा IC/IB 50। द लोड रेजिस्टेंस आर आउट दे दिया लोड, दैट इज 4 किलो ओम, ठीक है ना। इनपुट रेजिस्टेंस आर इन दे दिया हमको 500 ओम। देन वोल्टेज गेन जो होता है आई गेन, दैट इज हमारे पास 50 आ रहा है, आई गेन है ना, आई गेन मतलब बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन, ठीक है। तो बीटा जो हो गया हमारे पास 50 इंटू आर आउट 4000 अपॉन 500, ये 0 ये 0 ये 0
5 1 जगह 10 आ गया, तो 400 आ गया हमारे पास वोल्टेज गेन 400। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर फॉर द क्राउन ग्लास। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा जानते हैं हम, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो हमको निकालना है पहले तो म्यू वाई निकालना जरूरी है। म्यू वाई क्या हो जाएगा, म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 1.5230 1.5145 दैट इज 57303। जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1.5, फिर 1.5187, ये म्यू वाई आ गया। इससे 1 माइनस कर दूंगा तो 0.5187 आएगा। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा म्यू वी माइनस म्यू आर करूंगा तो कितना होगा, ठीक है ना। म्यू वी माइनस म्यू आर करूंगा तो हमने पास ज़्यादा कौन है, ये हो गया। तो 1.5230 1.5145, तो 10 में 5 बचेगा 5, ये हो जाएगा 12 में 4 बचेगा 8, 0.885 आ रहा है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा मतलब 85 को 4 0 लिखना यहाँ पे, 85 को 5187 से जब मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने 0 नीचे से हटा दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आएगा, चलो मैं 10⁻⁻2 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा तो ये 1, तो 0.001 आना चाहिए, सॉरी 0.01 आना चाहिए, 0.01 आना चाहिए, 0.01 ये लिखा। ओके, to the face AC of a prism ABC of refracting angle 30 is silvered. A ray is incident on the face AB at an angle 45, ठीक है ना सर। एक रे है जो कि AB पे इंसिडेंट हो रहा है 45 एंगल पे, तो ये 30 हो गया। यहाँ से रे ऐसे गया, रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को 90 डिग्री पे, मतलब रिट्रेस कर रहा है पाथ को, मतलब दूसरे पे वो इंसिडेंट कितने पे, 90 पे। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो हमारे पास R जो होगा वो 30 आएगा, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो μ1 बाहर का ईयर इंटू साइन आई 45 दिया है हमको, ये रहा 1/√2 इजिकल टू μ2। अब म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन आर कितना है 30, तो 1/2, तो ये हो जाएगा √2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। A beam of light of wavelength 600 नैनोमीटर फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स फॉल ऑन अ सिंगल स्लिट, जिसकी स्लिट भी दे दी 1 mm, लैम्डा दे दिया 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9, वाइड एंड द रिजल्टिंग डिफ्रेक्शन पैटर्न इज अब्जॉर्ब ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे, डी दे दिया 2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मिनिमा, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है ना सेंट्रल मैक्सिमा के, उसको बीट दो होता है 2 बीटा, 2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, 2 इंटू लैम्डा हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻⁻6, 2 to 4, 4 6 24 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 2.4 mm। ओके, हमको बोला 2 पोलराइड आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एन अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0। एक अनपोलराइज लाइट आ रहा है I0 इंटेंसिटी का, उसके बीच में 2 पोलराइड रख दिया है हमारे पास, ठीक है ना। उसके बीच में क्या रख दिया है, 2 पोलराइड रख दिया है अपने पास, 2 पोलराइड रख दिया है, ठीक है ना। तो छोटा बनाते हैं, पोलराइड जगह नहीं बचेगी जी। तो यहाँ पे 2 पोलराइड रख दिया, एक ऐसे एक ऐसे, सच दैट नो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सेकेंड, मतलब जो दूसरा है ना ऐसे, उसका ऐसे रख दिया 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होके जो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है डैश, वो I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा अगर 90 हो जाएगा तो इंटेंसिटी पार होगी नहीं, ठीक है ना। सच दैट, ठीक है, इफ द थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड, ठीक है ना। थर्ड पोलराइड रख दिया, थीटा बना रहा है, ये ऐसे रख दिया इसको, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा।
with the polarization axis of the first polarity it is placed between the polaroid, then the intensity of the light emerging from the last polaroid is, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट एमर्ज करेगा उसका आई नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, आई नॉट बाई टू फर्स्ट पोलराइड से, ठीक है ना, आधा को जाने देगा आधा को जाने नहीं देगा। और जब दूसरा पोलराइड से जाएगा तो जो आई डैश आएगा है ना, यहाँ से जो आई डैश निकलेगा आई डैश वो कितना निकलेगा, सॉरी इसको मैं आई वन बोलता हूँ, आई वन कितना होगा, आई वन कितना होगा, आई वन जो होगा वो आई नॉट बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और जो यहाँ से जब पास होगा तो यहाँ से निकलेगा आई टू, और जो आई टू होगा वो कितना होगा, ये इंटू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये जो एंगल होगा ना इसका वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज साइन स्क्वायर। तो ये आई नॉट बाई टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई किया है ना, ऊपर नीचे जब मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो जब क्या मिलेगा, आई नॉट बाई 8 और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा वही होगा, लेकिन ये अभी हमारे पास आई नॉट बाई 8 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। चलो अब लास्ट में जो छोड़े थे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा। तो पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रो कूलम इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ फिक्स चार्ज। 1 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, एक उधर में 1 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और इसका जो 2 ग्राम का ये पार्टिकल है ये फिक्स रख दिया है, इसको कहाँ पे, इसको फिक्स करके रख दिया है। is held at rest on a frictionless horizontal surface. If the particle is released, it is repelled. The speed of the particle when it is a distance 10 meter from the fixed charge. जब ये 10 मीटर पहुंच जाता है इस फिक्स चार्ज से तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है कि रिपेल कर रहा है, ठीक है ना, इनिशियली रेस्ट पे था। तो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में हमारे पास कितना होगा, यू फाइनल बराबर माइनस के Q1 पोटेंशियल एनर्जी बाई R10 U इनिशियल माइनस Q1 Q2 बाई 1। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के Q1 Q2 बाई 10 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, के Q1 Q2 बाई 1। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा यू जो आएगा, डेल्टा यू आएगा 9, K1 9 के Q1 9 के Q1 Q2 बाई 10। ठीक है, तो जो 9 के Q1 Q2 बाई 10 होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ मास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा। ये खल्लास ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 1 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 12 बाई 10
-3 इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻⁻⁹ तो 81/10 का अंडर रूट हमारे पास क्या रहा है v, दैट इज 90। कहीं पे एक 10 मिस हो रहा है यार। 9 का टर्म तो आना ही है, 9 का टर्म तो आना ही है, तो 90 आएगा सब। चलो 90 आएगा। थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करते हैं ना, और स्मार्ट गेस। ओके कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट इसको देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड ए बी सी आर। ठीक है, तो चलिए अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। पहले तो मैंने प्रोसीजर बताया था कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा सा करते हैं। चलिए, तो हमने बोला पहले m इंटू सी ए इंटू है ना 12 -16 4 m इंटू सी बी इंटू है ना 19 -16 3। तो सी ए बाई सी बी कितना आया 3/4 m इंटू सी बी इंटू 23 19 -23 3 इधर एक इधर 4 m इंटू सी सी इंटू है ना 23 और इधर ऊपर में 18 तो 28 तो 19 है 28 तो 16 है और इधर 28 -23 5। तो m सी सी बाई सी बी की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो m इंटू सी ए इंटू टी दैट इज t -12 बराबर m इंटू सी सी इंटू 28 माइनस टी। तो m कैंसल, सी की वैल्यू लिखता हूँ 3/4 सी बी इंटू टी -12 सी सी को लिखता हूँ 4/5। यस, देखा यहीं पे गलती हो रही थी ना हमारी। 28 माइनस टी। तो अब तो सारी कैलकुलेट करना ही बाकी है अब बस। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा और ये सी बी हो जाएगा सी बी सब सी बी के टर्म में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू टी -12 बराबर 16 इंटू 28 माइनस टी। ये 15t -12 इंटू 15 बराबर 16 इंटू 28 -16t। इधर ले आओ 31t बराबर 16 इंटू 28 प्लस 12 इंटू 15। तो 16 इंटू 28 कर लेते हैं हम। तो 16 इंटू 28 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी 8 1 जा 8 और 8 12 0 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी 2 1 2 और 1 3। ये कितना आ जाएगा 8 4 4 4 4 8 आएगा और 12 इंटू 15 5 टू 10 का 0 1 कैरी 5 1 जा 5 और 6 0 2 1 0 8 1 प्लस 180। तो ये 8 हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी 628/31
टी बराबर 628/31, टी बराबर 628/31, तो ये 1 जा, ये 2 जा, पॉइंट लगाए 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 आएगा 80 में, और ये आ जाएगा 0.2, हाँ 20.2 आएगा, 20.25, ओके 20.25, और ये रहा 19। तो यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, एक पार्टिकल था रफ ग्राउंड पे चला था v नॉट से, फिर बोला है इफ 3/4 ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन t नॉट टाइम, ठीक है, तो इसकी 3/4 काइनेटिक एनर्जी चली जाती है, जो माइनस बाद में जो काइनेटिक एनर्जी, सपोज इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी ke/4 हो गई, ठीक है ना, तो जो वेलोसिटी हुई होगी इनिशियली, बाद में वो v0/2 ही होगी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो v0 काइनेटिक एनर्जी 1/4 हुआ होगा, ठीक है। तो हमको पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पूछा है हमको, तो ठीक है, तो v0 फाइनल वेलोसिटी v0/2 है ना, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी v0/2, इनिशियल वेलोसिटी v0 माइनस हम लोग एक्सेलरेशन जो लिखेंगे वो म्यू जी, दैट इज एफ नेट, जो फ्रिक्शन का फोर्स है दैट इज म्यू एम जी अपॉन एम करूँगा तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन दैट इज म्यू जी इंटू टी नॉट, तो हमको म्यू की वैल्यू बोली है, तो क्या आ जाएगा ये v0/2 माइनस बराबर माइनस म्यू जी टी नॉट, तो जो म्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास v0/2 जी टी नॉट, म्यू0/2 जी टी नॉट, ठीक है। टाइम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज, चलो लास्ट में करते हैं, मैं डूब जाओ 28 देख लेता पहले, ओके। तो पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F बराबर t² माइनस kx, इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, ठीक है ना, तो हमारे पास F दिया है F बराबर t² माइनस kx, ओके, द इनिशियल द पार्टिकल इज एट ओरिजिन देन इट डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द सिंपल हार्मोनिक, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, मैं फोर्स ले सकता हूँ मैं एक्सेलरेशन, है ना, फोर्स बराबर m में होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो a बराबर t²/m माइनस kx/m, जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ dA/dt को, तो क्या मिलता है 2t/m माइनस kx/dx, ठीक है ना, ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो अब हमारे पास एक बड़ा डिफरेंशिएट जब मैं करूँगा तो d²a/dt² इज इक्वल टू 2/m बराबर माइनस k/m, सम कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, चलो यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा चलते हैं, चलो, तो यहाँ पे d²a/dt² जो होगा इधर में जब लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस k/m माइनस 2/m बराबर 0, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू a, इट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू a, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास देखो, हम बोलते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, d²x/dt², है ना, माइनस ω² x बराबर 0, होता है कि नहीं होता है, सॉरी प्लस ω² बराबर k/m, ठीक है, इंटू x, ओके, तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये होता है हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक SHM विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, x, और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन।